जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक क्या कर लिया था, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, और आज क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारे पास, और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है और ए और बी बराबर नहीं है। मतलब कि हमारे पास 2 अंकों वाली एक अभाज्य संख्याएं लेनी है, जिसके दोनों अंक क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि हमें 2 अंकों वाली ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिसके अंक आपस में बराबर ना हो, और उनके अंक को उल्टा करने पर, मतलब कि जो इकाई के स्थान पर उसको दहाई के स्थान पर लिखने पर, और जो दहाई के स्थान पर उसे इकाई के स्थान पर लिखने पर जो संख्या मिल रही है वो भी क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का योग हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 अंकों वाली कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 अंकों वाली सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारे पास होती है क्या होती है, 11। अब 11 में आप देखेंगे कि इसके दोनों अंक क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग 11 को नहीं लेंगे। 11 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद से दूसरी कौन सी होती है, 13। अब देखिए दूसरा होता है आपके पास 13। अब 13 का जब इसके अंक को आप उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 31। और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। फिर देखिए 17 के भी जब अब देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके अंक को पलटने पर भी ये भी क्या मिलता है, एक अभाज्य संख्या ही मिलता है। उसके बाद देखिए 19 क्या आता है आपके पास, 19। अब 19 को जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो 19 को उल्टा करने पे 91 बन जाएगा, और 91 क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो इसलिए 91 को हम लोग नहीं लेंगे, 19 को नहीं लेंगे। अगला देखिए हमारे पास क्या आता है, 23। आप देखेंगे 23 को भी हम लोग अगर देख रहे हैं तो 23 तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके अंकों को पलटने पर हमारे पास क्या मिलेगी, एक भाज्य संख्या। यानी देखिए 23 को जब आप उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 32। अब 32 जो कि क्या होती है, भाज्य संख्या, इसलिए हम लोग 23 को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 23 के बाद से हम लोग के पास कौन सा आता है, अगली संख्या 29 आती है। क्या आती है, 29। अब 29 भी देखिए क्या अभाज्य संख्या तो है, लेकिन इसके अंकों को पलटने पर हमें क्या मिलेगा, 92 मिलेगा। क्या मिलेगा, 92, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या, इसलिए हम लोग 29 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि अंकों को पलटने पर, अंकों को क्या करने पर, पलटने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, एक अभाज्य संख्या ही मिलनी चाहिए। तो पहला हमारे पास क्या आया था, 13 आया था। दूसरा कौन सा आया था, 17 आया था। और तीसरा भी हमारे पास देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए आगे की संख्या 29 तक हम लोग देख ली, तो 29 के बाद से 31 आता है। क्या आता है, 31। 31 को जब आप उल्टा करेंगे तो 13 मिलेगा। 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 31 के बाद से अगला अभाज्य संख्या कौन सा आता है, 37, 37। अब 37 को आप उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 73, जो कि एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद से देखिए अगले अभाज्य संख्या 41। 41 को उल्टा करेंगे तो 41 को उल्टा करने पे 14 बन जाएगा, जो कि भाज्य संख्या, इसलिए 41 को भी नहीं लेंगे। फिर लेंगे, देखिए अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 43, 43। कौन सा आता है, 43। 43 को भी उल्टा करेंगे तो 34 यानी 34 बन जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या, इसलिए 34 को भी हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए ऐसे ही हम लोग देखेंगे 47 को लेंगे, 47 को भी उल्टा करेंगे तो 74 बन जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य है। फिर लेंगे 53, 53 को भी उल्टा करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 53 के बाद से 59 आता है, 59 को भी उल्टा करने पर 95 बन जाता है। फिर देखिए 59 के बाद फिर आता है 61, 61 को उल्टा करने पर 16 बन जाता है। ठीक है, जो कि एक भाज्य संख्या, इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। फिर देखिए 67 को लेंगे, 67 यानी कि 67 को, इसको भी उल्टा करेंगे तो 76 बन जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए 67 के बाद से अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, 71, 71। क्या आता है, 71। अब जब जैसे हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 17, जो कि क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसलिए हम 71 को क्या करेंगे, ले लेंगे। इसके बाद से कौन सा आता है, देखिए 73 आता है। क्या आता है, 73 यानी कि 73। क्या आता है, 73। अब देखिए 73 को आप जब देखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 37, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद से अगला अभाज्य संख्या कौन सा आता है, अगला अभाज्य संख्या आता है 79। कौन सा आता है, 79। 79 को भी उल्टा करेंगे तो 97 बनेगा, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अब अगली ऐसा अभाज्य संख्या आती है 83। कितनी आती है, 83। 83 को उल्टा करेंगे तो एक भाज्य संख्या बन जाएगा, तो इसलिए 83 को भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, 83 के बाद से आता है आपके पास 9 से, यानी 89 आता है। 89 को भी आप जब उल्टा करेंगे तो 98 बन जाएगा। 98 क्या एक भाज्य संख्या, इसलिए 89 को भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या आता है, 97। 97 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, इसको उल्टा करेंगे तो 79 बनेगा, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी संख्या मिल गई, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 और 97। इन सबको क्या कर देना है, अब हमको जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन सबको आप जोड़िए, देखिए इन सबको आप जब जोड़ेंगे 13, 17, 31, 37, 71 और 73, 79, 97, देखिए तो इसको जोड़िए, 7
सात तीन 10, 10 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 9 31, 31 7 कितना था 38, यानी जोड़ने पर कितना रहा 38, हासिल आया कितना 3। देखिए लास्ट में कह रहा है 8, 8 किसके लास्ट में दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत। इसका भी इकाई अंक 8 नहीं, ये भी गलत। इसका भी इकाई का स्थान 8 नहीं, इसलिए भी गलत। तो जोड़ने पर आंसर कितना आएगा 418, क्योंकि इसका इकाई का स्थान क्या दिया 8। केवल हमको लास्ट डिजिट देखना होता है, लास्ट अगर अंक मैच कर गया तो सोचिए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। जोड़ने पर हम देखे तो इकाई का स्थान 8 आ रहा था, तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में किसी के लास्ट में 8 नहीं दिया था, केवल 418 को छोड़ गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 418। आप इन सबको जोड़ेंगे फिर भी आंसर वही आएगा 418 जोड़ने पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या लेनी थी जिसके अंक बराबर नहीं होने चाहिए और उसके अंकों को उल्टा करने पर जो संख्या प्राप्त होती वो भी क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वही उन्हीं संख्याओं का योग ज्ञात करना था। तो हमने देखा कि ऐसी कौन कौन सी संख्या मिली जिसकी डिजिट बराबर नहीं है और उल्टा करने पर अभाज्य संख्या मिलती है। तो पहला मिला 13, फिर 17, 31, 37, 71, 73, 17, फिर 97। इन सबको आप क्या करेंगे देखेंगे, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। इसको उल्टा करने पर भी एक अभाज्य संख्या मिलती है। तो इन्हीं सबका हमको योग ज्ञात करना, तो इसका योग निकाले हैं तो कितना है 418। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 418। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह दिया है कि m जो है m 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। 0 और 50 के बीच क्या है अभाज्य संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। आपको कॉन्सेप्ट में हमने बहुत अच्छे से बताया था कि 0 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 15। और ये वैल्यू है किसका m, किसकी वैल्यू है m, क्योंकि बोला है m क्या है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। फिर क्या बोला है n जो है n 50 और 100 के बीच, किसके बीच 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है 10। कितनी अभाज्य संख्या होती है 10। ये सारी चीज़ हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। और ये 10 वैल्यू है किसकी, देखिए n बोला है n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। तो n जो 10 है ये किसका वैल्यू है n का वैल्यू है। तो आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या है m माइनस n, बताइए कितना होगा m माइनस n, यानी कि m का मान है कितना 15 और 15 में से कितना घटाना है 10। 15 में से आप जब 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 5। कितना मिलेगा 5। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा बराबर। m क्या है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 0 और 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और n क्या है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है 10। तो हमसे पूछा क्या है m माइनस n, यानी कि 15 और 10 का डिफरेंस पूछा है। तो 15 में से आप जब 10 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 5, और 5 ही क्या जगह आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43। क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है कि x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं x, y, z तीनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। x भी, y भी और z भी, ये तीनों क्या हैं अभाज्य संख्या है। x का अधिकतम मान क्या होगा, पूछ रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए कल ही हमने आपको बताया था कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है एक सम संख्या मिल रहा है, तो हमें ये जरूर समझ जाना चाहिए कि उन तीनों संख्या में से एक संख्या हमारे पास क्या होगी 2 होगी। क्या होगी एक संख्या कौन सी होगी उसमें से 2 होगी, ठीक है। तो आपसे देखिए यहाँ पूछे कि x का अधिकतम मान क्या होगा। तो हम x की वैल्यू 2 कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि x का हमको मैक्सिमम वैल्यू रखना है और 2 क्या है सबसे छोटा मान, यानी x को छोड़ के हम किसी का भी मान 2 रख सकते हैं, या तो y का या z का, दोनों में से किसी का भी मान हम लोग 2 रख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने मान लेते हैं कि इसमें जो z की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो आप देखिए अगर हमारे पास क्या बोला था कि x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए क्या बोला था x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने क्या कर दिया जेड को क्या मान लिया है 2 मान लिया, जेड को क्या मान लिया है 2। अब देखिए इन तीनों को जोड़ने पर आंसर आ कितना रहा है 38। अब देखिए एक जेड की वैल्यू हमने जब 2 मान लिया है तो पूछ रहे कि x का अधिकतम मान क्या होगा। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे आप ऑप्शन के थ्रू इसको उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए x का अधिकतम हम लोग 31 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 31 मान रहे हैं। तो देखिए x का मान 31 हो गया। अब प्लस y का मान हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब प्लस 2 बराबर 38। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए 38 31 और 2 जोड़े कितना 33। अब 33 को जब ले जाके दूसरी साइड 38 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 38 में से जब आप 38 में से जब आप 33 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 5। और 5 क्या है एक अभाज्य संख्या, 5 क्या है एक अभाज्य संख्या। तो तीनों संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए x अभाज्य संख्या होना चाहिए, y भी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, z भी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू ही 31 दिया था। 31 क्या कर रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है,
ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर 31 नहीं होता तो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन लेके चेक करते कि तीनों संख्याएं अभाज्य मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। देखिए ठीक है, अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 31 ना लेके अगर हम कोई दूसरा संख्या सोचे होते, देखिए एक संख्या तो हमारे पास x है, दूसरा क्या था y था, और तीसरा हमने 2 मान लिया था, क्योंकि मालूम है 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर अगर एक सम संख्या आ रहा है तो उसमें से एक संख्या 2 होगी। ठीक है, देखिए हम अपने मन से कोई सा भी एक संख्या मान लेते हैं x का अधिकतम मान। अगर हम x का अधिकतम मान हम अपने मन से अगर देखिए 29 मानते, कितना मानते 29, तो 29 को मान लिए तो देखिए y की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 38 हो गया, 38 हो गया ना। आप देखिए जैसे 29 में आप जब 2 जोड़ेंगे, 29 2 आपके पास कितना होता है 31। अब 38 में जब 31 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तभी अभी भी देखिए क्या कर रहा है, तीनों अभाज्य संख्याएं ही मिल रही हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या था x का अधिकतम मान, जो x का सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। तो हम x की वैल्यू 29 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 31 भी इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा कंडीशन कौन सा 31, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 31। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा 31, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, बोला है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। ठीक है, क्या है आरोही क्रम में 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। क्या लिखे, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, उनमें से पहली 3 का गुणनफल, यानी कि पहली 3 का गुणनफल जो है कितना दिया है 385 दिया है। कितना दिया है 385, और अंतिम 3 का गुणनफल यानी कि ये इन तीनों का गुणनफल कितना दिया है 1001 दिया है। कितना दिया है 1001। अब आपको जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि अगर जहाँ भी आपको 1000 दिख जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये 3 संख्याओं का गुणा होता है, किसका किसका 7 गुणे 11 गुणे 13। क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13। आप देखेंगे ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं भी हैं, देखिए क्योंकि 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है 11 ही आती है, और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है 13 ही आती है। तो 7 11 13 की जब आप गुणा करेंगे तो 1001 मिलेगा। ये आपको हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अब देखिए, तो जब 7 ये तो लास्ट के 3 हो गए, तो इससे पहले वाला अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 7 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है 5 आती है। अब देखिए हमारे पास चारों अभाज्य संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी मिल गई 5 7 11 और 13। ये चारों क्या हैं अभाज्य संख्या, वो भी कैसी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। इससे पहली 3 का गुणा यानी कि 5 का गुणा जब आप 7 में करेंगे और 11 में करेंगे तो देखेंगे कि आंसर आपको क्या मिलेगा 385 ही मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा 385। अब देखिए हमसे उसमें पूछा क्या है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इन चारों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटी तो 5 हो गई, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 11 और 11 से बड़ी क्या है 13। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपके पास 13। 13 क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं है इसमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 दिया है। क्या दिया है 2 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका योग क्या दिया 14 दिया है। तो हम अपने पास से 2 धनात्मक संख्या मान लिए ए और बी, और ए और बी को जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर योग कितना आ रहा है 14 आ रहा है। फिर बोला है उनके वर्ग के मध्य का अंतर, मतलब कर इसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे, वर्ग का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 56। यानी कहने का मतलब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा। कितना आएगा 56 आएगा। अब आपको मालूम है, फिर बोला उनके वर्ग का योग ज्ञात करिए। तो इन संख्याएं ये जो ए और बी हैं ये संख्याएं हैं, फिर इनके वर्ग का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तुमको मालूम करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, तभी तो उसका स्क्वायर करके हम इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आप जब ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है, और इसका वैल्यू होता है कितना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका बराबर किसका ये 56 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए प्लस बी का जो मान है कितना है 14 है, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया 14, और ए माइनस बी का मान कितना है हमारे पास देखिए 56 के बराबर है। अब देखिए जब 14 से आप 56 को डिवाइड करेंगे, 14 से क्या करेंगे 56 को आप जब डिवाइड करेंगे, देखिए 56 को डिवाइड करेंगे, देखिए ए माइनस बी का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए 56 अपन में 14, 14 चौको कितना होता है 56। तो यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल गई 4। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी का मान पहले से ही मालूम था कि इनका योग कितना है 14, और उनका डिफरेंस कितना मिल गया ए माइनस बी का मान कितना निकल गया 4। अब देखिए अब हमको क्या करना है ए और बी का मान निकालना है। तो आपको जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया हमारे पास कितना दिया 14 दिया है,
और a माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली है 4। तो और जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया जाए तो हमको a और b का मान निकालना हो तो a का मान निकालेंगे तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि दोनों अंकों को जोड़कर यानी कि 14 और 4 इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 14 4 कितना होता है 18, 14 4 कितना 18, 18 को जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करने के। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी 14 में से 4 को घटाएंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14 में से 4 का क्या बचेगा 10, और 10 में 2 से आप जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमसे पूछा क्या था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, किसका मान a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए a की वैल्यू है कितनी हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, और देखिए दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 5, b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 81 और 25 का हमको क्या करना है सम निकालना है। 81 और 25 को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा यही हमको क्या करना है बताना है। अब देखिए जोड़ेंगे 5 1 कितना होता है 6 और 8 2 कितना होता है 10, यानी जोड़ने पर कितना आया 106। तो 106 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 106 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 दिया है, यानी कि यहाँ पे अब क्या दिया है अंतर दिया है a माइनस बी कितना दिया है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 6 दी हुई है, क्या दी हुई है 6 दी हुई है। और क्या बोल रहा है उनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है 60, यानी कि 60 दिया हुआ है। तो अब देखिए बोल रहा है कि उनके घनों का योगफल निकालिए, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि a क्यूब और प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है ए क्यूब और बी क्यूब, मतलब कि इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, और ए और बी का मान निकालने के लिए सेम पिछले क्वेश्चन वाला ही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसमें भी ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको मालूम है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है किसका, ए माइनस बी का, किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, किसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है, और ये बराबर है किसके 60 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है कितनी है 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, और ये क्या है ए प्लस बी है, क्या है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए 6 से ये 60 कितनी बार कट जाएगा 10, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए a माइनस बी आपके पास कितना है 6 है, और a प्लस बी आपके पास कितना है 10 है, क्या है 10 है। तो a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये 6 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 को जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। और b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 4, और 4 में से हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 में से हम 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखिए अब हमको करना क्या है 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इसका सम निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, तो ए क्यूब ए का वैल्यू कितना निकला था 8, तो 8 का क्यूब और बी की वैल्यू कितनी निकली 2, यानी कि 2 का क्यूब। अब इसको हमको क्या करना है जोड़ के बताना है आंसर कितना है। देखिए 8 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 8 का क्यूब आपके पास क्या होता है अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे कि जो 8 का जो क्यूब हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू निकल गई थी, कितनी a की वैल्यू निकली थी 8 और b की वैल्यू कितनी निकली थी 2। अब इसका क्या करना है हमें क्यूब का स्क्वायर निकाल, क्यूब का सम निकालना ठीक है। 8 का क्यूब आपके पास कितना होता है, 8 का क्यूब आपके पास होता है 512, और 2 का क्यूब कितना होता है आपके पास 8, तो 512 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो 512 और 8 को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा आपके पास 520, 520 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है, यदि संख्या 10 की पावर n-1 की अंकों का योग, ठीक है अंकों का योग जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है 3798, यानी कह रहा है कि 10 की पावर n-1 इसका जो मान होगा इसके अंकों का योग हमारे पास कितना दिया है 3798, कितना दिया है 3798 दिया है। तो बोला कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है। तो
तो आप देखिए, जब आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो वहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर 10 की पावर जितनी भी लिखी हो, 10 की पावर जितनी, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 4 लिखी है और इसमें से हम 1 माइनस कर दें तो जो इसका आंसर आएगा, तो जितना पावर लिखा है उतनी बार 9 क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 5 है, इसमें से अगर हम लोग -1 कर दे रहे हैं तो पावर कितना लिखा है 5, यानी कि इसमें 5 बार क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, 5 बार क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास 9 आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 की पावर n-1, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 999, कितनी बार आएगा n टाइम्स, कितनी बार आएगा n टाइम्स, यानी कि n बार आएगा। कितनी बार आएगा n बार, क्योंकि पावर कितना है n है, तो जितना पावर रहता है उतना ही बार 9 आता है। अब देखिए हमारे पास तो पावर n दिया है, तो हमने मान लिया कि n बार क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। अब बोला इसके अंकों का योग, और बताइए आपके पास अगर 2 बार 2 2 2 2 4 बार लिख दिया, बोला जाए कि इसका बताइए इसके अंकों का योग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 2 में 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, और 8 भी क्या होता है इसका योग होता है। देखिए 2 + 2 + 2 + 2 2 4 2 6 2 8, जोड़ने पर कितना रहा 6, मतलब कि अंक में जितने बार वो डिजिट रिपीट कर रहा है उतने से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो वही क्या होता है उसका सम निकल जाता है। अब देखिए इसमें 9 है, कितनी बार आया 9 तो हो गया इस क्वेश्चन का, ये 9 बार रिपीट कर रहा है, और कितनी बार आया है n बार, तो 9 × n क्या हो जाएगा, इसके अंकों का योग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या, अंकों का योग कितना दिया है 3798, 3798 क्या दिया इस क्वेश्चन का आंसर, इसके अंकों का योग दिया है। तो हमसे पूछा क्या n की वैल्यू पूछिए, तो n की वैल्यू निकालने हैं तो बस क्या करना है डिवाइड कर देना है। देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 चौको कितना होता है बस 36 होता है, और बच गया कितना 1, 19 बन गया, तो 9 दूनी कितना होता है 18, और बच गया 1, फिर 9 दूनी 18, यानी कि आंसर कितना आ गया 422, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 422। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपके पास 422। इस क्वेश्चन को एक बार और आप ध्यान समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर n-1 की अंकों का योग दिया है 3798। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे कि जितनी पावर होती है उतना ही बार 9 रिपीट करता है। ठीक है, तो देखिए पावर n था, तो यानी कि इसमें n टाइम्स क्या आएगा 9 आएगा, n बार क्या आएगा 9 आएगा। अब देखिए जब n बार 9 आ रहा है तो इसके अंकों का योग निकालना हो तो 9 में हम n से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसके अंकों का योग हो जाएगा। अब अंकों का योग दिया कितना है 3798 दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए 9 से दूसरे साइड ले जाके हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर आंसर कितना है 422, और यही क्या है आपका n का वैल्यू है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा 422। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर क्या दिया है 35 दिया है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। इस पर आप इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। देखिए यहाँ क्या बोला है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं। ठीक है, दो हमको युग्म मतलब कि जोड़ा लेना है प्राकृतिक संख्याओं का, तो हमने मान लिया कि प्राकृतिक संख्या का जोड़ा कौन कौन सा a और b दोनों क्या है प्राकृतिक संख्या मान लिया। तो बोला कि इसके ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना है 35 है, जिसके वर्गों का अंतर कितना है 35 है। यानी कि इसके कहने के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो a² - b², क्या चीज़ a² - b² कितना दिया है 35 दिया है। क्या दिया 35 दिया है, यानी कि a - b और इंटू a+b ये किसके बराबर हो जाएगा 35 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला ही होता है क्या होता है a - b इंटू a+b। अब देखिए दो संख्याओं का गुणा करके वो क्या लाना है 35 लेके आना है। तो अब आप मन में आप सोचते रहिए, देखिए आप 35 कैसे ला सकते हैं दो संख्या गुणा करके, अगर आप एक में गुणा करेंगे 35 से तो भी आपको 35 मिल जाएगा, यानी कि a - b की वैल्यू अगर 1 है तो a+b की वैल्यू कितनी होगी 35 होगी। अब देखिए आप दूसरा अब जैसे ही आप देखेंगे 5 की गुणा जब आप 7 में करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 7 में, 5 की गुणा जब आप 7 में करेंगे यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 सत्ते कितना होता है 35, यानी a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और a+b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, और आप सोचिए ध्यान से कि और ऐसी कौन सी संख्या है जिन दो संख्या को गुणा करके 35 आ जाए, कितना आ जाए 35 आ जाए। अब ध्यान दीजिए देखेंगे तो अब ऐसी और कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसको गुणा करने पर हमारे पास कितना है 35 है। अब देखिए लेकिन इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है। क्या चीज़ ध्यान देनी है, पूछा कि प्राकृतिक संख्याओं के कैसे युग्म होंगे, प्राकृतिक संख्याओं का युग्म पूछा ना, यानी कि a का भी वैल्यू क्या आना चाहिए प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, और b का भी जो वैल्यू है एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। जब आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बताया था कि अगर a+b, ठीक है a+b और a - b दो चीज़ दिया हो और इसका मान जैसे मान x दे दिया, इसका मान दे दिया y दे दिया है, तो a और b नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर तभी आ सकते हैं यदि कंडीशन में x और y दोनों या तो इवन नंबर होने चाहिए या दोनों ऑड नंबर होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएगा एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा। अब देखिए
यहाँ पे तो एक है, एक है ऑड नंबर है, यहाँ पे भी क्या है 35 भी क्या है एक ऑड नंबर, यानी दोनों विषम है, यानी कि एक कंडीशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर देखिए 5 और 7 यानी कि ये भी पेयर क्या है पॉसिबल है। तो देखिए 5 भी क्या है विषम संख्या है और 7 भी क्या है विषम संख्या है, 7 भी क्या है विषम संख्या है। तो देखिए ऐसे ए और बी के कितने पेयर मिले, ए और बी के कितने पेयर मिले जिसके वर्गों का अंतर करने पर 35 आ जाता है। आप देखेंगे कि इसके कितने पेयर मिले, 1 और 2। बाय द वे अगर यहाँ पे एक सम संख्या मिल जाता और एक विषम संख्या मिल जाता तो उस ऑप्शन को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर उसको ले लेते तो ए और बी का वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता बल्कि डेसिमल में मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया है लेक्चर वाले कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसमें थोड़ा सा बढ़िया नंबर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, सकारात्मक पूर्णांकों के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, ठीक है। ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है एम और एन के जिसके लिए एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर क्या होगा एन स्क्वायर को संतुष्ट करता है। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, हमको वही क्या करना है निकालना है, वो भी कैसे पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन दिया है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर, और जो एम स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा, यानी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 105, कितनी हो जाएगी 105। अब आप अपने दिमाग में सोचिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 105 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से गुणा करने से पहले तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको देखिए इसके फॉर्मूले को एन माइनस एम प्लस एन प्लस एम क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर कितना दिया है 105, ठीक है। तो अब देखिए दो संख्याओं को गुणा करके मुझे क्या करना लाना है 105 लेके आना है। तो हम एक में अगर 105 से गुणा कर दें तो भी तो आ जाएगा 105 ही आएगा। अब उसके बाद से हम लोग 3 से गुणा करें, कितने से गुणा करें 3 से, तो 3 में कितने से गुणा करेंगे कि 105 आता है। तो देखिए 35 3 आपके पास कितना होता है 105 होता है, यानी 3 में कितने से गुणा करेंगे 35 से गुणा करेंगे। फिर अगला संख्या देखिए, फिर हम देखेंगे 5 में 21 से भी गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 105 आ जाएगा। फिर देखिए एक और यहाँ पे अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कितनी बार में कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 15 बार में, कितनी बार कट जाएगा 15 बार में। यानी देखिए यहाँ पे आपको कितने पेयर मिले, पहला पेयर, ये मिल गया दूसरा पेयर, ये मिल गया तीसरा पेयर और ये मिल गया चौथा पेयर, जिसके लिए एम और एन क्या होंगे पूर्णांक। देखिए और m और n हमको क्या चाहिए पूर्णांक चाहिए, तो उसके लिए ये दोनों संख्या या तो सम होनी चाहिए या दोनों क्या होनी चाहिए विषम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये दोनों क्या है विषम है, ये दोनों क्या है विषम है, ये दोनों भी क्या है विषम है, ये दोनों भी क्या है विषम संख्या है और ये दोनों भी क्या है विषम संख्या है। यानी कि ऐसे कितने जोड़े मिले हमारे पास 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि ऐसे 4 पेयर पॉसिबल हैं जिसके लिए एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर क्या करेगा संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग देखें, चलिए इसका थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बढ़िया इससे, और देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें देखिए इसमें से आपको कुछ पेयर छांटने पड़ेंगे। क्यों छांटने पड़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया है कि n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांक का मतलब कि ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना ही डेसिमल में होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या बताते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी की दोनों की जो वैल्यू है या तो दोनों ऑड होनी चाहिए या दोनों क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, तभी हमको पूर्णांक मिल सकता है a और b का मान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन दिया है कि एन स्क्वायर प्लस 48 क्या दिया है एन स्क्वायर प्लस 48 क्या है एक पूर्ण वर्ग है। क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो हमने मान लिया अपने पास से कि किसका पूर्ण वर्ग है, एक संख्या अपने पास हमने मान लिया m, क्या मान लिया m का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। हमने मान लिया कि n स्क्वायर प्लस 48 जो है बराबर है किसके m स्क्वायर क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए m स्क्वायर जो n है n को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या माइनस में चला जाएगा, यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर कितना हो गया 48, कितना हो गया 48, ठीक है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना हो गया 48, यानी कि m माइनस n इंटू एम प्लस n कितना हो गया आपके पास बराबर में 48 हो गया, कितना हो गया 48, ठीक है। देखिए आपको मालूम चलेगा कि m माइनस n और m प्लस n की वैल्यू कितनी है 48 है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो m स्क्वायर m प्लस n और इंटू m माइनस n हमको कितना मिला था 48 के बराबर मिला था। अब देखिए आप किस किस संख्याओं का गुणा करके 48 यानी कि 48 ला सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप गुणा करेंगे, अगर एक में आप कितनी गुणा कर दें 48 की गुणा कर दें तो भी आपको 48 मिल जाएगा। फिर 2 में अगर आप 24 की गुणा कर दें तो भी आपको पास क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। फिर अगर 3 में आप 16 से गुणा कर दें, 16 या कितना होता है 48, तो भी क्या मिलेगा आपके पास एक
48 मिलेगा। फिर देखिए अगर 3 के बाद अब 4 से देखिए, 4 में आप कितने की गुणा करेंगे, 12 की गुणा करेंगे, 12 से कितना होता है 48, तो भी क्या मिलेगा आपको 48 मिल जाएगा। और 6, अब 6 में अगर आप गुणा करेंगे किससे, 6 में कितने से गुणा करेंगे, 6 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो भी क्या मिलेगा आपको 48 मिल जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, m और n दोनों क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, यानी कि m और n का वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताया था कि m प्लस n की जो वैल्यू है और m माइनस n की जो वैल्यू है, दोनों या तो सम संख्याएं होनी चाहिए या दोनों विषम संख्याएं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर एक सम और दूसरा विषम दे दे तो वो क्या होगा, हमारे पास पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगा m और n का मान। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 48 है, देखिए ये तो है विषम संख्या और ये है क्या है, सम संख्या, यानी कि इसको जब इन दोनों का यूज करके हम लोग निकालेंगे तो m और n का जो वैल्यू है एक पूर्णांक नहीं मिलेगा। ना हो तो आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए अगर m की वैल्यू हमको निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी हो, m को, तो इन दोनों को जोड़ के भाग करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए अगर m प्लस n की वैल्यू 1 दी हो और m माइनस n की वैल्यू कितनी दी हो, 48 दी हो, तो इसको सॉल्व करके देखिए, इसका m का मान निकालेंगे तो 1 और प्लस 48 अपॉन में 2 करेंगे। देखो 48 से कितना हो जाएगा 49, और 49 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि एक फ्रैक्शन मिल गया। अब हमको चाहिए कि एक इंटीजर चाहिए था ना, देखिए इंटीजर चाहिए तो यानी कि ये कोई ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। हमको कैसा पेयर चाहिए जिसमें दोनों या तो सम हो या दोनों विषम हो, तभी हमको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। जैसे देखिए ये दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं, ये दोनों देखिए ये एक सम एक विषम, यानी कि ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये दोनों सम संख्याएं और ये दोनों भी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो ऐसे कितने पेयर मिले जो एक दोनों सम या विषम हो, तो 1 2 और एक ये 3 पेयर पॉसिबल हुए। कितने पेयर पॉसिबल हुए, 3 पेयर, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि क्या पता कहीं ये भी फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसके लिए भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए m प्लस n की वैल्यू 2 दी हो और m माइनस n की वैल्यू 24 दी हो, तो m का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 24 और 2 जोड़ेंगे कितना, 26, और 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 13। 13 क्या है, एक पूर्णांक मिल गया कि नहीं मिल गया। इस पर n की वैल्यू निकालेंगे तो यानी इसके डिफरेंस का आधा करेंगे। देखिए डिफरेंस यानी 24 में से 2 हटाएंगे कितना आएगा, 22। अब 22 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11। ये भी क्या मिल रहा है आपके पास, एक पूर्णांक ही मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि अगर या तो दोनों सम है या दोनों विषम हो रहा है तो हमको एक पूर्णांक मिल जा रहा है, लेकिन एक सम दूसरा विषम हो रहा है तो पूर्णांक नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने इन 3 ऑप्शन को काट दिया, 1 और 48 को काट दिया क्योंकि एक सम एक विषम है। फिर इसको भी 3 और 16 को भी काट दिया क्योंकि इसमें भी सम और विषम है। ठीक है, ये भी क्या है, सम और विषम है। तो इसलिए इन दोनों पेयर को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो 3 पेयर बचे हैं वही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो कितने पेयर पॉसिबल थे, 3। कौन कौन से थे, 3 कौन कौन से थे, एक 2 24 था, तीसरा कौन सा था, इसके वजह से 4 और 12 था, और कौन सा था 6 और 8 था, कौन था 6 और 8। यही 3 पेयर क्या थे, पॉसिबल थे, जिसके लिए कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार जरूर आप वीडियो को दोबारा देख के इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया कि आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है किसके बराबर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर क्या दिया है, आई की वैल्यू दी हुई है। और बोल रहा है कि ए और बी क्रमागत पूर्णांक है, यानी ए और बी का जो मान है वो क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। जैसे अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कंडीशन दे दिया है कि जो सी की वैल्यू है, यानी सी की जो वैल्यू है ए और बी को गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या वही है। ठीक है, तो ए और बी की आप गुणा करेंगे, ए की मान कितना है, 1 है, और बी का मान कितना है, 2 है। और जब 2 और ए की गुणा करेंगे तो सी का मान कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो सी है ए बराबर ए इंटू बी के बराबर है। तो ए का मान था 1 और बी का मान कितना था, 2, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, यानी ए का मान निकल गया आपके पास 1, बी का मान निकल गया 2, और सी का मान भी निकल गया कितना, 2। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। तो देखिए ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर करेंगे, तो ए का मान हमने कितना माना था, 1 माना था, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस बी का मान कितना है, 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए सी आ गया, सी का मान कितना है, 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ के देखिए, 4 4 8 ठीक 9, 9 मिल गया। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है। ऑप्शन दिया है एक सम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, एक सम संख्या। हम देख रहे हैं हमारे पास आंसर जो आया है क्या है, विषम मिला है। क्या मिला है, विषम मिला है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, एक विषम संख्या और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। दूसरा बोला एक विषम संख्या होना चाहिए और ये किसी का
पूर्णांक का वर्ग नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ये विषम संख्या तो है, लेकिन साथ में ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, लेकिन ये बोला है कि किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं 3 का वर्ग है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, एक सम पूर्णांक का वर्ग। यदि एक सम संख्या का वर्ग है, ये सम संख्या का वर्ग नहीं है, 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 3 का। अब 3 क्या है, विषम संख्या, यानी कि सम संख्या का वर्ग नहीं, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। अब बस ये कौन सा, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है, एक विषम पूर्णांक का वर्ग। यही क्या जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे विषम पूर्णांक का ही तो वर्ग है। विषम पूर्णांक कौन सा है, 3। और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना रहा है, 9। तो ये किसका है, विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक विषम पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जितने 51 क्वेश्चन हमने कराया है, कितना कराया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के 51 क्वेश्चन कराए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें हमने आपके लिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को रखा था। बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को रखा था। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस को इसमें रखा है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, बैंकिंग और हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हमने ध्यान में रखते हुए इस सीट को तैयार किया था। ठीक है, अब कल से हम आपका नया टॉपिक चालू करेंगे, इस नंबर सिस्टम का नया टॉपिक, और उस टॉपिक का क्या नाम है, यूनिट डिजिट। क्या चालू करेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट पे भी आपको लगभग हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे एग्जाम्स में आए हुए, और वो सारे एग्जाम्स और यूनिट डिजिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूनिट डिजिट का आपके क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप ऑप्शन देख के भी कई सारे क्वेश्चंस का तुरंत आंसर दे सकते हैं, इसलिए आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पर भी लगभग आपको जो सीट मिलेगी उसमें भी यूनिट लगभग 50+ क्वेश्चंस उस सीट में होने वाले हैं।